नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं एनडीटीवी पोल ऑफ एग्जिट पोल से। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी विभिन्न चरणों में यहां पर वोट डाले गए और इन सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को यानी गुरुवार को आ जाएंगे। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक यूपी में बीजेपी की वापसी दिख रही है, वहीं पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और अकाली को पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी की अच्छे बहुमत से सरकार बनती हुई लग रही है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। उत्तराखंड में, गोवा में बीजेपी को बढ़त दिख रही है, वहीं मणिपुर में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। यानी कि पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना लग रही है। और वहीं एग्जिट पोल्स के नतीजों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और ये लिखा है कि 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार। हम सरकार बना रहे हैं। कई बार एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो गलत साबित हुए हैं। आप फिर देखिएगा कि ये आंकड़े झूठे साबित होंगे और 10 मार्च को प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूरे बहुमत के साथ सरकार बनेगी और 10 मार्च की शाम को प्रदेश की जालिम जो सरकार है उसका अंत होगा, एक नई सरकार बनेगी और फिर से प्रदेश में खुशहाली आएगी। देखिए, जो एग्जिट पोल्स आ जाए हैं वो एक ट्रेंड दिखा रहा है और ट्रेंड यही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने वाली है और फिर से जो 30 साल तक की जो एक रिकॉर्ड था उसको तोड़ा जा रहा है। जिस तरह से 2017 ने भी एग्जिट पोल ने दिखाया था वो हम लोग ने उससे आंकड़े पार करे थे, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार 300 प्लस का आंकड़ा पार करेगी। हमने इलेक्शन के शुरुआत से ही कहा है कि अपना दल भाजपा निषाद पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज आपके एग्जिट पोल्स उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कंफर्म हूं। तो अभी ये एग्जिट पोल के नतीजे इंतजार गुरुवार तक करना होगा। इन एग्जिट पोल के हिसाब से ही पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में एग्जिट पोल के नतीजों में सभी एजेंसियां आम आदमी पार्टी को बहुमत देती हुई नजर आ रही हैं। कुल 117 सीटें हैं यहां पर, जिनमें से आप को 67 सीटें, कांग्रेस को 25 और बीजेपी को 4, अकाली दल के खाते में कुल 18 सीटें बताई जा रही है। ये आप देख रहे हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स। पंजाब में क्या कुछ संभावनाएं, आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा बढ़त और भारी बहुमत इन एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है। तो 111 दिनों तक पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर अपने इस पद पर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई काम किए और काफी आश्वस्त है। उनको लगता है कांग्रेस ही सत्ता में वापस लौटेगी। उन्होंने कहा है कि 10 मार्च का इंतजार करना सही रहेगा। अब ये जो है बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख का। तो इंतजार कीजिए 10 तारीख का। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये बदलाव का चुनाव था। ये चुनाव बदलाव का चुनाव था और आज के एग्जिट पोल के नतीजे ये दिखाते हैं कि पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाया है। उन्होंने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मुहर लगाई है और इस बदलाव के चुनाव में रिवायती पार्टियां, रिवायती सियासतदान, अकाली दल, कांग्रेस की भ्रष्ट सियासत को खदेड़ कर निकाल दिया और एक
बहुत प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को देने का मन बनाया है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनने जा रही है। तो काफी आश्वस्त यहाँ आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की हमने बात की, पंजाब की बात की, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। साल 2017 के नतीजों की अगर बात करें तो तब बीजेपी ने 70 सीटों में से 57 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी, और अब यहाँ पर 70 में से कांग्रेस को 11 सीटें पिछली बार मिली थी, अन्य को 2, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। और इन एग्जिट पोल पर क्या कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, आइए सुनते हैं। सभी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी एग्जिट पोल जो निष्पक्ष रूप से आए हैं, किसी में 45 सीटें, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। तो उत्तराखंड के अलावा एक और राज्य जहां कांटे का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में नजर आ रहा है वो है गोवा। यहां आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी हालांकि काफी जोर लगाया था, लेकिन पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। तो एग्जिट पोल में गोवा में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिख रहा, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दावा कर रहे हैं कि बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हर एक नेशनल चैनल पे अलग अलग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। कुछ चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को 18 से लेकर 22 सीट तक भी दिखा रहे हैं। कुछ पोल्स पे यानी कांग्रेस को 20 सीट्स दिखा रहे हैं, 25 सीट्स भी दिखा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी गोवा वालों को पता है, और इलेक्शन के दिन के वक्त यानी ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशंस थी वो हमें मालूम है, जो कैंडिडेट्स थे उन सब लोगों को मालूम है। इसी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यानी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जीत के आ रही है और मेजोरिटी से सरकार बना रही है। और पोल ऑफ एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी मणिपुर में वापसी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये नतीजे जो भी हैं, अनुमान जो है अनुमान भर है। इंतजार अभी 10 मार्च को करना होगा। गुरुवार को नतीजे आएंगे, कौन किस पर भारी रहा नतीजों से ही पता चल पाएगा। फिलहाल एक ब्रेक यहां ले लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 13वां दिन है। रूस ने आज भी अपनी ओर से सीज फायर का ऐलान किया है। रूस ने कहा है कि सुबह 10 बजे से सीज फायर शुरू होगा और कीव, चेर्नोगिव, सुमी, खार्किव और मारियोपोल ये वो जगह हैं जहां लोगों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा देने को रूस तैयार है। लेकिन मुश्किल ये है कि यूक्रेन इस कॉरिडोर के रास्ते को लेकर सहमत नहीं है। कॉरिडोर का वो हिस्सा जो कि रूस की तरफ जाता है उसको लेकर यूक्रेन सहमत नहीं। सुमी के गवर्नर ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप रूस की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। हालांकि इस विवाद के बाद कल रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बातचीत के बाद नागरिकों और विदेशियों की निकासी के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाए जाने का कोई रास्ता साफ होगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत में कुछ सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। समाचार एजेंसी एएफपी ने यूक्रेन के वार्ताकार के हवाले से ये खबर दी है। वहीं एक रूसी वार्ताकार ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत में जिन चीजों की उम्मीद थी वो फिलहाल पूरी नहीं हुई है। तीसरे दौर की बातचीत यूक्रेन के शहरों में मानवीय गलियारे पर केंद्रित थी ताकि वहां फंसे लोगों को वहां से निकाला जा सके। बैठक के बाद रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने कहा कि उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन अगली बार और प्रगति होगी। इससे पहले यूक्रेन ने रूस और बेलारूस के लिए कीव, मारियोपोल, खार्किव व सुमी के मानवीय गलियारे के रूसी प्लान को खारिज कर दिया था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने सेना की 6 महिला अफसरों से बात की है। सुनते हैं। आप भी कर दीजिए आप।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सेना की जाबाज महिला अफसर। उनसे बातचीत करने के पहले कहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिला खत्री। सेना की जो वर्दी पहनी हुई है, कितनी जिम्मेदारी महसूस होती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और जिम्मेदारी का एहसास भी है। वर्दी पहनते तो खुद में एक जैसे बोलते कि वो स्पाइन एकदम अपने आप ही सीधी हो जाती है और चिन अप हो जाता है। मेजर कनका है, क्या आपने सोचा था कि सेना में ही भर्ती होना है या कुछ और? जी बिल्कुल नहीं, 100% हमें श्योर था और हम एस्पायरेंट थे कि हमें यही करना है। मेजर अंकिता, कितनी मेहनत की आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए? आई थिंक हर मुकाम पे हमने अपना बेस्ट दिया है एंड सेना ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत दी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेफ्टिनेंट सीखा, महिलाओं के लिए यहाँ तक पहुँचने की लड़ाई आसान नहीं रही है, कितना मुश्किल रहा है? मुझे लगता है मुश्किल सिर्फ महिलाओं को नहीं आती है, मुश्किल पुरुषों को भी उतनी ही आती है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पे आपको अपना जुनून, अपना पसीना, अपना मेंटल बैलेंस मेंटेन करते हुए और सामना करते हुए कमीशन होना है। तो ये सिर्फ एक महिला, मैं कहूँगी महिला के होते हुए ऐसा कुछ नहीं है। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप इसको फेस कर सकते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट नम्रता, ये चीज़ बताएं, महिलाओं को अब जाके पीसी मिलना शुरू हुआ है, सारी महिलाओं को कैसे देख रही हैं? ये उसके लिए भी एक लड़ाई लड़नी पड़ी है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आर्मी में, जो आर्मी ने महिलाओं को ये परमानेंट कमीशन दिया है। धीरे धीरे करके महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया है, जो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं उनमें अपनी काबिलियत को खरा निखारा है कि जो आपने हमें चैलेंजेस दिए हैं उन चैलेंजेस में हम खुद निखर के आए हैं। एंड धीरे धीरे करके ये परमानेंट कमीशन और आगे जो भी पॉलिसीज़ आएंगी, आई एम श्योर कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो उस बिल को फौज की, आर्मी की बेहतरी के लिए ही पॉलिसीज़ बनाएंगे और महिलाओं की बेहतरी के लिए ही पॉलिसीज़ बनाएंगे। लेफ्टिनेंट पूनम भी है, क्या महिलाओं को प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि हमें प्रूव करना पड़ता है। हम भी उतना ही डेडिकेशन और उतनी ही जज्बे के साथ काम करते हैं जितने हमारे काउंटर पार्ट्स करते हैं। तो कहीं ऐसे अपने आप को एज अ महिला प्रूव करना, ये मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। लेकिन फिर भी लगता है कि कई बार लगता है कि नहीं, ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है। जो समाज में जो जेंडर का जो एक भेदभाव है, लगता है कभी फील होता है? नहीं, भेदभाव तो कभी नहीं फील होता, बिकॉज आर्मी इज़ अबाउट, यू आर अ सोल्जर, you are not a man, you are not a woman. It is, leadership is not about gender. It is about कि आपके जिन लोगों को, जिन जवानों को, जिन JCO साहब, जिस टीम को आप कमांड कर रहे हैं, उस टीम का आपके ऊपर कितना फेथ है, कितना ट्रस्ट है और आपके अंडर वो कितने डेडिकेशन और कितने ट्रस्ट के साथ आपके कमांड को फॉलो कर सकते हैं और आपके डिसीजंस के ऊपर खड़े उतर सकते हैं। लेकिन महिलाओं के नंबर की बात करें तो बहुत कम है, अभी भी मात्र 1700-1800 हैं। अगर मेल काउंटर पार्ट की बात करें तो अराउंड 40,000 के आसपास है। तो लगता है कि अब शुरुआत हुई है अभी? नहीं, शुरुआत काफ़ी पहले से हो गई थी। शुरुआत 1992 से ही हो गई थी जब वुमेन एंट्री स्कीम खुली थी। तो यस, नंबर ज़रूर कम है, लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अब इतनी ज़्यादा हैं तो ये नंबर बैलेंस होते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मुझे लगता है। लगता है कि एकदम इक्वल हो जाएगा, जैसे पॉपुलेशन में कि आधी आबादी कहा जाता है महिलाओं को, तो सेना में कब तक उस मुकाम को हासिल होगा? लगता है आपको हो पाएगा कि चीफ भी महिला बन पाएंगी? बिल्कुल, अगर काबिलियत होगी तो ये दिन भी ज़रूर आएगा। और सेना में कोई कंपटीशन नहीं है कि इतने मेल है इतने फीमेल होने चाहिए। एक सोल्जर है, अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो आप मेल हो फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहा ही जाता है कि महिलाओं को कहा जाता है कि नहीं, आप उतना चीज़ें नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर, जो टारगेट जो कहा जाता है, ट्रेनिंग भी कम दिया जाता है महिलाओं को कंपेयर टू मेल। बिल्कुल नहीं, बल्कि आई एम वेरी लकी, मेरे साथ मेरे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर खड़े हैं एक तरफ 2 अफसर्स खड़े हैं जिन्होंने एवरेस्ट किया है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि ट्रेनिंग कम होती है या कोई चैलेंज ऐसा है। महिलाएं किसी मामले में कमतर नहीं होती, बस मौका मिलने की देर है। हाँ, एक तो मेरे को यही नहीं मीडिया का समझ में आता कि ये कम ज़्यादा वाली लड़ाई पे आप आते क्यों हैं? क्योंकि जो काम दिया जाता है वो काम करते हैं, लेकिन उसमें कंपैरिजन लाना ज़रूरी नहीं होता कि क्या आपने ये काम किया। हाँ, मैंने अपनी पूरी काबिलियत से काम किया, बट उसके बाद ये देखना कि देखो उसने तो आपसे अच्छा किया या आपने उससे अच्छा किया, आई थिंक मेरे हिसाब से लाना ज़रूरी नहीं है। अब मेरी काबिलियत के हिसाब से आपने मेरी काबिलियत पे विश्वास करके मुझे काम दिया है, मैंने अपनी काबिलियत से अच्छा या उतना काम किया है, तो मेरे लिए वो सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन अभी भी कई स्ट्रीम में जो है महिलाओं की एंट्री अभी तक नहीं हो पाई है, कई स्ट्रीम में नहीं हो पाई है। जैसे कॉम्बैट रोल हुआ, सो महिलाओं को लगता है कि एक आने वाले कल में वो भी मौका मिलेगा। बिल्कुल एंड एक्चुअली पॉलिसीज एंड ये ऑलरेडी इन प्रोसेस है एंड आई थिंक कि वी शुड जस्ट फोकस ऑन द वर्क दैट इज गिवन टू अस, और जो हैं पॉलिसीज बनाने के लिए उनको बनाना चाहिए। जो हमें हमारा काम मिलता है हम वो करें अच्छे से।
अभी जो एनडीए में महिलाओं को मौका मिल रहा है, सैनिक स्कूल में महिलाओं को मौका मिल रहा है, तो आपको लगता है कि ये एक और सारी महिलाएं लड़कियां आएंगी तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उन सभी को मैं यही करना चाहूँगी, जो मेरे ब्रिगेड कमांडर मिस्टर ब्रिगेडियर पीके सिंह ने जो मुझे बोला, जब मुझे मरून व्हेन आई अर्नड माय मरून, ही टोल्ड मी दिस थिंग कि वंस अ पैराट्रूपर इज नॉट ऑलवेज अ पैराट्रूपर, यू हैव टू बी दैट पैराट्रूपर एवरी डे. तो सेम गोज फॉर ऑल. टू बी अ सोल्जर यू हैव टू बी दैट गुड सोल्जर एवरी डे. अगर आपको लगता है कि आप हर दिन उतना ही अच्छा एक सोल्जर बन सकते हैं तो आप फौज डेफिनेटली आप ही के लिए है. जो लड़कियां जो आना चाहती हैं फौज में, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं कि कैसे सपने देखें, क्या तैयारी करें? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर झांके, आप में वो काबिलियत है, अगर स्ट्रेंथ है आगे बढ़े. जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ लिमिटेड टू इंडियन आर्मी नहीं है. इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आईएएस, रेलवे, यू नेम अ थिंग, और वो वहाँ हर जगह अपॉर्चुनिटी है. और अपॉर्चुनिटी सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मैं फिर दोहराना चाहूँगी कि पुरुषों के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी है. 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है. उम्मीद की जाती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक, वो तो एक नाम दे दिया है 8 मार्च को वुमेन्स डे का, बट हमेशा से वुमेन अपने आप को प्रूव करती आई है. ये आज की बात नहीं है कि आप अलग से आज बोल दो कि हाँ आज हम डेडिकेटेड है वुमेन के लिए. आप हमारी माएँ हर दिन अपने आप को, हमारे लिए हर दिन वुमेन डे है. बिकॉज हमारी मदर्स को जब हम देखते हैं कि बचपन से हमारे हर दिन के लिए हमें कितना वो हमारे ऊपर हमारा अपना डेडिकेशन दिखाती हैं, तो हर दिन हमारे लिए उनके वो जो प्यार है और जो उनका डेडिकेशन है हमारे लिए, जिससे वो हमें हर दिन मोटिवेट करती हैं. तो हमारे लिए, तो हमारी मदर्स के लिए हर दिन वुमेन्स डे है. हम हर दिन उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमें इस तरीके का बनाया है कि हम आज इस जगह पे खड़े हुए और इस चीज़ को अपने मुकाम को, अपने जो हमारे एम थे उसको हम अचीव कर पाए हैं. जब तिरंगा आपने फहराया वर्दी पहन के, क्या फील हुआ उस दौरान? कहीं पर महिला होने के नाते कुछ कमतर या मेल ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं है. मतलब हालांकि उस फीलिंग को मैं शब्दों में नहीं जाहिर कर सकती जो मैंने महसूस किया एवरेस्ट के टॉप पे खड़े होके. बट अगेन वही कहना चाहूँगी कि इसमें भी वो नहीं है कि महिलाएं हैं या मेल है. जो भी फिजिकली, और हाँ फिजिकली से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगा वो ये सब कर सकता है. तो जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं मानसिक तौर पर मजबूत है, देश के लिए करना चाहती हैं, कोशिश करें तो वो ज़रूर कामयाब होंगी. नई दिल्ली में कैमरामैन राकेश सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया. और अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक खास पेशकश. बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम के तहत एनडीटीवी ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे समाज को समावेशी बनाया जाए, जिसमें पुरुष और औरत में अंतर न रहे और पक्षपात खत्म हो. हमारी सहयोगी अंबिका सिंह ने यूएन विमेन कंट्री रिप्रेजेंटेटिव सुजैन फर्ग्यूसन से बात की, वो सुनते हैं. Today we have with us someone who has been working on women and gender for nearly 30 years. We have with us Susan Ferguson, UN Women Country Representative, on this Women's Day special conversation. Thank you so much. Susan, the first thing what I would like to ask you is, tell us about the theme this year when we're talking about celebrating Women's Day. Well, every day, it is a celebration every day. We should celebrate women every day. But if I specifically ask you about 8th of March. Thank you for the question. So 8th of March, I mean, you're absolutely right. Women should be celebrated every day. But this is really a special time of the year where we specifically focus on the contribution that women make to everyone's lives, and the home and also in the public sphere. And this year there is this theme about, gender equality within the context of sustainable development. So it's such an important issue for us to look at, and to look at the connections with women's empowerment as well. When we talk about sustainability, tell us what, especially since we're talking about the theme this year, what is the impact of climate change on women, and why gender equality is important for a sustainable tomorrow for each one of us? Okay. If we look at the impact of climate change, a drier world, for example, means that on a very practical level, women are really badly affected, because in many parts of the world, they still have to collect water for the family. So it means they need to walk much further to get to water holes. They need to walk further to find fuel sources if they're using trees, for example, that may have been cut down. So this means they have less time for, earning a living or looking after their households. So that's an example of actually very practical impact on women's lives of climate change. Thank you so much for your time, and thank you so much for speaking with us. You're very welcome, Ambika. Thank you. And happy International Women's Day.
नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। यूक्रेन संकट का साया अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अब गहराता जा रहा है। बाजार बुरी तरह गिर रहा है, रुपए में गिरावट दर्ज की गई और सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई तेल ने। कच्चे तेल की कीमतें पिछले 14 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। करीब $131 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं कीमतें और अब आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का अंदेशा जताया जा रहा है, यानी कि आम लोगों की जेब को बड़ा झटका लग सकता है। हिमांशु शेखर मिश्रा की ये रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूसी हमले का सबसे पहला और साफ असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल पिछले 14 साल के सबसे ऊंचे स्तर $130 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। रूस कच्चे तेल का बड़ा उत्पादक है, लेकिन उस पर पाबंदी लगाई गई है। कच्चा तेल महंगा होने से भारत का तेल आयात बिल बढ़ेगा, क्योंकि देश में 75% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात होता है। क्रूड ऑयल पे और मशीनरीज पे और माइनिंग, बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं जहां से आयरन ओर वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से फॉर आवर रिक्वायरमेंट। स्टील पर इफेक्ट पड़ सकता है। सो इन चीज़ों पर जो मेजर आइटम्स हैं इन पर हमें इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। देश में 4 नवंबर और दिल्ली में 1 दिसंबर 2021 के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 4 महीनों में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 60% तक महंगा हुआ है। इसकी वजह से सरकारी तेल कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है और इस नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब ₹10 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की जरूरत होगी। हालांकि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से अतिरिक्त स्टॉक निकालने का विकल्प है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज और वैट रेट में कटौती भी एक विकल्प है। पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो पूरा का पूरा अभी जो है उसका जो एक संतुलन था वो पूरा का पूरा टूट रहा है। और ऐसी स्थिति में और मुझे लगता है कि ये एक मार्केट के लिए जो नियर टू मीडियम टर्म जो है वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा। और सबसे बड़ा तो जो आपका असर दिख रहा है वह क्रूड ऑयल में आ रहा है। आज क्रूड ऑयल जो है $130 टच कर गया, तो एक बहुत ही बड़ा। और जब ये वॉर शुरू हुआ था तब $90-92 के आसपास था और वहां से $130 मतलब लगभग 40-45% के आसपास जो है क्रूड ऑयल में वृद्धि हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले 14 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है। जाहिर है, जैसे जैसे यूक्रेन संकट गहराता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल बढ़ती जा रही है और भारत में तेल कंपनियों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव भी। गाजियाबाद से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो लगातार अब ये माना जा रहा है कि 10 से 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो ये जानकार मान रहे हैं। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर युद्ध का असर नजर आने लगा है। हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, $131 प्रति बैरल तक पहुंच गया है कच्चा तेल। पिछले 14 सालों का सबसे उच्चतम स्तर है ये। 4 महीनों की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमतों में 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत के तेल आयात पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड आयात करता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के साथ बढ़ेगा भारत का इंपोर्ट बिल, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय शेयर बाजार पर भी बुरा असर पड़ा है। हमारे सामने है उसकी तस्वीर। खाद्यान्नों की कीमतों पर भी अब असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से क्रूड की कीमतें $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ऐसे में पेट्रोल अभी ₹100 के करीब है, जिसमें जानकार और बढ़ोतरी की आशंका जता रहे हैं। हम आपको आंकड़ों के जरिए थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जुलाई 2008 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 132 लीटर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, तब पेट्रोल का भाव ₹50 लीटर और डीजल ₹34 लीटर था। तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। अक्टूबर 2021 की अगर बात करें, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $82 प्रति बैरल हुआ, तब पेट्रोल $110 लीटर हुआ
नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो यहाँ पर समझना होगा इस स्थिति को कि सरकारों के हाथ में क्या कुछ है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा का। हिमांशु, हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई और हमने एक आंकड़ा भी दिखाया कि किस तरह से जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त क्रूड ऑयल की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। ऐसे में हिमांशु, हमने देखा कि कल किस तरह से पेट्रोल पंप्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें थी, क्योंकि अब ये डर बढ़ गया है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो 10 से 15 रुपए तक बढ़ जाएंगे, जिसके चलते लोगों में चिंता है। सरकार के हाथ में क्या क्या है और क्या वाकई सरकार कोई कदम उठाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है? देखिए, एक बड़े तेल कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बताया है कि सरकार के पास 2 विकल्प है सीधे तौर पर। पहला ये है कि सरकार के पास एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है, यानी तेल का एक भंडार है जिसको कि स्ट्रैटेजिक कारणों से स्टोर करके रखा गया है और जब भी जरूरत होती है, इस तरह की आपात स्थिति होती है, उस दौरान उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक विकल्प है कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है भारत के, जिसमें भारत ने बहुत ही जब निचले स्तर पे कीमतें थी क्रूड ऑयल की, उस वक्त तेल खरीदकर अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में रखा था, उसका कुछ हिस्सा रिलीज किया जाए, क्योंकि वो सस्ता भी होता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में जो आपके पास ऑयल स्टॉक होता है वो, और उससे तेल कंपनियों को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा महत्वपूर्ण जो विकल्प है सरकार के पास, वो सीधे तौर पे एक्साइज और वैट को लेकर है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ साल में जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उस पर सबसे ज्यादा बहस हुई है। अब देखिए, यूक्रेन युद्ध से पहले भी एक वक्त दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है वो 107 रुपए तक पहुंच गई थी। उसकी एक बड़ी वजह थी कि कोरोना संकट के दौरान टैक्सेशन बहुत ज्यादा किया गया था। तो अगर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चाहें तो जो एक्साइज ड्यूटी और वैट है उसमें अगर एक और दौर की कटौती की जाती है तो जितना ज्यादा ये गैप जो हो रहा है, जिसको कहते हैं कि जो कॉस्ट है रिविजन का, उसके कॉस्ट को, उसके नुकसान को ऑफसेट करने के लिए करीब जो 12 रुपए तक की बढ़ोतरी की जरूरत की बात तेल कंपनियों की तरफ से की जा रही है, उससे कुछ कम करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इतना तय है अदिति कि पिछले 4 महीने में कच्चा तेल जो है वो करीब $81 से $130 तक पहुंच चुका है, लेकिन भारत में तेल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। तो कीमतों में बदलाव होगा, बहुत ज्यादा ना हो, इसके लिए सरकार के पास विकल्प है और मुझे लगता है इस पर समीक्षा सरकार जरूर कर रही होगी। अदिति, बहुत शुक्रिया हिमांशु। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार जरूर इस मसले पर ध्यान दे रही होगी और जब विकल्प हैं सरकार के पास, चाहे वो रिजर्व का हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने का हो, तो कम से कम उन विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये डर अब सता रहा है कि दाम बढ़ेंगे। तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते पेट्रोल पंपों पर लोग पहुंच रहे हैं। किसान भी परेशान हैं, उन्हें डर है कि 5 राज्यों में अब चुनाव हो चुके हैं और कभी भी दाम बढ़ जाएंगे और डीजल अगर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है तो ऐसे में कई और चीजों की कीमतें जो हैं वो भी बहुत बढ़ जाएंगी। तो लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी है। हरियाणा के कैथल में लोग क्या कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ट्रैक्टरों पर ड्रम लाद कर ले जाते किसान। हरियाणा के कैथल में इन दिनों ऐसी तस्वीरें खूब दिख रही हैं। दरअसल किसान डीजल भरवाने के लिए ड्रम लेकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं। उन्हें आशंका है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगी। यही वजह है कि पैसे उधार लेकर भी वो काफी मात्रा में डीजल भरवाने में जुट गए हैं। तेल तो जी इलेक्शन के बाद, ये 7 तारीख का इलेक्शन है, लास्ट में 7 तारीख के बाद कह बदे का सारा वो खबर में भी है, रूम भी है, तो इसमें डर के मेरे खरीद रहे हैं जी, स्टॉक कर रहे हैं। अड़दियों से पैसे ले लेके पहले दुखी हैं जी। तो आज कितने ड्रम लेके जा रहे हो आप तेल के? आज ड्राम 10 ड्राम है जी। ड्रामा की 5-6 लेके थी जी, 2-4 फालतू सोचा जी आगे लंबा चल जाए। जितने जरूरत के अनुसार एक ही ड्राम भराया, बाकी जिम्मेदार कहीं कोई 15 ड्राम भरा रहा, कोई 10 ड्राम भरा रहा, जितने भी जिसके कारण। तो लोगों को ये हो रहा भाई इलेक्शन के तुरंत बाद भाई मोदी सरकार तेल के रेट बढ़ाएगी, अभी इलेक्शन करके रोक रखे है। चुनाव के खत्म होने के बाद तेल बढ़ेगा, इस कारण से हम तेल इतना ले जा रहे हैं। तो पहले जैसे थोड़ा थोड़ा लेके जाते थे, अब एकदम इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? पैसा जी हम आड़ती के पास से ले आए हैं जी, यही बात है जी, ब्याज पे पैसा चल रहा है। तेल सर कल 7,000 की सेल थी, 7,000 लीटर डीजल बिका था और 5,000 के आसपास पेट्रोल बिक रहा है, मतलब 10 लाख रुपए की डेली की सेल चली।
तो अब 2 दिन में क्या फर्क पड़ा आपकी सेल पे? हमारी सेल 3 गुना है। गेहूं की फसल का सीजन आ गया है। नलकूप से सिंचाई के लिए डीजल की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा किसान जैसे भी हो अभी के दाम पर ड्रम भरकर डीजल खरीद लेना चाहते हैं। इसकी वजह से ड्रमों की भी बिक्री अचानक काफी बढ़ गई है। ड्रम खरीदार वाले आजकल कौन लोग हैं? ये किसान है जी। तो किस लिए खरीदे कुछ बताएं आप? ये ऐसे कह रहे हैं भाई तेजी आएगी तेल में। तो पहले कितने का था ड्रम? पहले जैसे 900 का था, अब 1000 का हो गया, 600 का था, 800 का हो गया। तो कितना कुछ बिक्री में बहुत फर्क है जी। बहुत फर्क है। हाँ जी। पहले कितना ड्रम बेच देते थे? पहले तो 2-4 बिकते जी, अब कितना बेचते? अब तो 15-20। पिछले 4 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। साफ है 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के चलते सरकार ने जानबूझकर दामों को बढ़ने नहीं दिया। और अब तो रूस यूक्रेन युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $130 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऐसे में तेल के दाम बढ़ने की किसानों और आम आदमी की आशंका निराधार नहीं है। कैथल से सुनील रवीश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की बात करते हैं। आज 13वां दिन है और हर बढ़ते दिन के साथ यूक्रेन के जो शहर हैं वो खंडर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। रूस ने आज भी सीज फायर का ऐलान किया है और कहा है कि सुबह 10 बजे से सीज फायर शुरू होगा। रूस ने कीव, चेर्निगोव, सुमी, खार्किव और मारियोपोल से लोगों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा देने को तैयार होने की बात कही है, लेकिन मुश्किल ये है कि यूक्रेन इस कॉरिडोर के रास्ते को लेकर सहमत नहीं है। कॉरिडोर का वो हिस्सा जो रूस की तरफ जाता है उसको लेकर यूक्रेन सहमत नहीं है। सुमी के गवर्नर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप रूस की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों पर इस वक्त क्या कुछ बीत रही है। और दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत में कुछ सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं। समाचार एजेंसी एएफपी ने यूक्रेन के वार्ताकार के हवाले से ये खबर दी है। एक रूसी वार्ताकार ने यह भी कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत में जिन चीजों की उम्मीद थी वो फिलहाल पूरी नहीं हुई है। तीसरे दौर की बातचीत यूक्रेन के शहरों में मानवीय गलियारे पर केंद्रित थी ताकि वहां पर फंसे लोगों को निकाला जा सके। एक सेफ कॉरिडोर बनाने की बात थी। बैठक के बाद रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने कहा कि उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन अगली बार और बात आगे बढ़ेगी, प्रगति होगी। इससे पहले यूक्रेन ने रूस और बेलारूस के लिए कीव, मारियोपोल, खार्किव और सुमी के लिए जो सेफ कॉरिडोर है उसके रूसी प्लान को खारिज कर दिया था। और अब बात करते हैं पोल ऑफ पोल्स की। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बारे में अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए हैं। एनडीटीवी ने उनका औसत निकाला है और इसीलिए इसे पोल ऑफ पोल्स कह रहे हैं। यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अलग अलग चरणों में वोट डाले गए हैं। इन सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च यानी गुरुवार को आएंगे। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक यूपी में बीजेपी की वापसी होती हुई नजर आ रही है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी, अकाली को पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी खासे बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं गोवा में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। मणिपुर में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। यानी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन सकती है, ऐसे रुझान आ रहे हैं, लेकिन 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। तो क्या ये पोल ऑफ पोल्स के जो रुझान है ये सही साबित होंगे या नतीजों के दिन कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलेगी, ये एक काफी दिलचस्प बात होगी। एग्जिट पोल्स के नतीजों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार। हम सरकार बना रहे हैं। तो अखिलेश यादव यहां पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में एग्जिट पोल्स के नतीजों में सभी एजेंसियां आम आदमी पार्टी को ही बहुमत देती हुई नजर आ रही हैं। कुल 117 सीटों में से आप को 67 सीटों के करीब दिया जा रहा है। कांग्रेस को 25, बीजेपी को 4 और अकाली दल के खाते में कुल 18 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। खुद आम आदमी पार्टी भी पंजाब को लेकर काफी उत्साहित थी। वहां पर खुद अरविंद केजरीवाल ने लगातार एक के बाद एक दौरों में अपना प्रचार जो है जमकर किया था और भगवंत मान को आगे बढ़ाया था।
उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर दिख रही है। साल 2017 के अगर नतीजों की बात करें तो तब बीजेपी ने 70 में से 57 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन क्या ये प्रदर्शन दोहरा पाएगी बीजेपी या फिर क्या कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, ये देखना होगा।